नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। आपके लिए ये GS3 पेपर जो है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक कि भारत की अर्थव्यवस्था का आंकलन कैसे किया जाता है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है SBI के द्वारा और उस रिपोर्ट में SBI ने किसी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था का आंकलन किया है, अर्थव्यवस्था को, हमारी इकोनॉमी को समझने की कोशिश की है और उसमें जो SBI के व्यूज हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। हम लोग देखेंगे कि वो व्यूज क्या है और वो डिफरेंट कैसे है और उसकी आलोचना भी क्यों हो रही है या फिर उनको वापस देखने की क्यों जरूरत है। ठीक है, तो आज का इस जो टॉपिक है वो इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। इसका टाइटल है के शेप्ड क्वेश्चन, SBI रिपोर्ट इज टू फार टू क्विक टू डिसमिस द एविडेंस ऑफ ग्रोइंग अंडरलाइन इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे जो है इस आर्टिकल में बात की गई है कि SBI की रिपोर्ट है वो बहुत जल्दी ही ये कह दे रही है कि भारत में असमानता कम हो रही है या आर्थिक असमानता की बात करें तो वो कम हो रही है, जबकि ऐसा अगर हम लोग रियल आंकड़ों में देखें तो ऐसा नजर नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारे गरीब है, जब हम फूड सब्सिडी वगैरह की बात करते हैं तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो उनसे फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भारत की असमानता में एकदम से कमी आ गई है, ऐसा कुछ। ठीक है, SBI ने किस बेसिस पे ये बातें की है वो बेसिस भी देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उस बेसिस को कैसे नकारा जा सकता है और क्यों SBI का ये आंकलन गलत हो सकता है। ठीक है, अपने आंकलन में SBI ने कहा है कि जो हम लोग बात करते रहते हैं के शेप रिकवरी की, कि कोविड के बाद से हमने के शेप की रिकवरी की है, SBI ने बोला ऐसा नहीं है। और हम ये देखेंगे कि SBI जो ऐसा बोल रही है उसमें कहां तक सत्य है या फिर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमने आज का टॉपिक जो इंडियन एक्सप्रेस के इस कॉलम से लिया है, इसके अलावा इसके अंदर हमने काफी दूसरे आर्टिकल्स भी देखे हैं और उनका कंटेंट भी ऐड किया है। तो ये पूरा जो वीडियो रहेगा वो आपके लिए काफी, आप कह सकते हैं कि 2 या 3 आर्टिकल्स को समाहित करके इसमें डाला गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो की रूपरेखा कुछ इस तरीके की होगी कि हम लोग पहले तो देखेंगे खबरों में क्यों है, जो कि मैंने बताया कि SBI ने एक अपनी रिपोर्ट, SBI की रिसर्च टीम ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और उसके अंदर बताया है कि भारत में आर्थिक असमानता है वो धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा, इसके बाद हम बात करेंगे कि SBI ने के शेप रिकवरी के बारे में क्या बोला है और ये के शेप रिकवरी होती क्या है। ठीक है, इसके बाद बाकी जो रिपोर्ट के निष्कर्ष है उनके बारे में बात करेंगे कि SBI इसमें क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल रहा है, क्या क्या फाइंडिंग्स है SBI की। उसके बाद देखेंगे कि लॉरेंज कर्व और गिनी गुणांक क्या है। लॉरेंज कर्व और गिनी गुणांक या गिनी कोएफिशिएंट जो हम बोलते हैं, ये जनरली बात करते हैं इनकम इनइक्वालिटी की या फिर आय का क्या ट्रेंड रहा है उसके बारे में। तो हम लोग उसमें भी देखेंगे और कैसे इसके आंकड़ों पे, गिनी गुणांक के, गिनी कोएफिशिएंट के आंकड़ों पे SBI कह रहा है कि धीरे धीरे भारत में असमानता कम हो रही है। ठीक है, इसके अलावा SBI रिपोर्ट की कुछ कमियां हैं, उन कमियों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद आर्टिकल को निष्कर्ष की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं कि ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के कॉलम से लिया गया है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये न्यूज़पेपर के अपने व्यूज है, के शेप्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ये खबरों में इसलिए है, SBI ने अपनी रिपोर्ट दिखाई और इस रिपोर्ट में कहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो के शेप की रिकवरी नहीं कर रही है, या फिर बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट जो है काफी टाइम से बार बार ये कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी के शेप में रिकवर कर रही है, लेकिन SBI का कहना है कि ऐसा नहीं है, ये एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, के शेप की रिकवरी का यहाँ पे मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि पहले कोविड हुआ तो कोविड की वजह से हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी नीचे जा रही थी, उसके बाद थोड़ी सी स्टैग्नेंट हुई और उसके बाद कुछ सेक्टर है जो ग्रो कर रहे हैं, कुछ सेक्टर है जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इकोनॉमी में अच्छा कर रहे हैं, और कुछ सेक्टर है जो इकोनॉमी में अच्छा नहीं कर रहे हैं, जो बुरा कर रहे हैं या फिर रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। मोस्टली इनका कहना है कि जो सेक्टर सर्विसेज वगैरह है वो इकोनॉमी में अच्छी कर रही है, या फिर लार्ज कैपिटल की कंपनीज जो है जिनके अंदर जिनके इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस है वो अच्छा कर रही है। इनके अलावा जब हम MSME वगैरह की बात करें या छोटे तबके के जो बिजनेसमैन वगैरह है उनकी बात करें, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजनेस चल रहे हैं, या फिर हॉस्पिटलिटी वगैरह के चक्कर में जो बिजनेस चल रहे हैं, वो सारे इस डायरेक्शन में मतलब उनके अंदर रिसेशन चल रहा है, या फिर आप यूं कहें कि उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके की जो इकोनॉमी की जो ट्रेंड होता है जिसके अंदर कुछ सेक्शन जो है अच्छा ग्रो कर रहे हैं, कुछ सेक्शन अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे को हम लोग के शेप की रिकवरी कहते हैं। अब यहाँ पे ये बात है कि मान लीजिए ये आपका कोविड का दौर था, यहाँ से कोविड स्टार्ट होता है, पहले तो रिसेशन आता है, रिसेशन आने के बाद यहाँ पे 2 तरीके की रिकवरी होती है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, एक नीचे की तरफ होती है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आप ये शेप देख सकते हैं, ये के की शेप बन रही है, इसलिए हम लोग इसको के शेप रिकवरी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बात के शेप रिकवरी क्या होती है, आगे देखेंगे इसको डिटेल में। लेकिन अभी आइडिया के लिए कि एसबीआई कह रहा है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। एसबीआई कह रहा है कि आप जो ये इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग तरीके से ग्रो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भारत में इनइक्वालिटी जो है वो कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पे के शेप ये कहता है कि डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी रिकवर आफ्टर पैंडेमिक एट अ डिफरेंट पेस, मतलब अलग अलग सेक्टर जो है अलग अलग पेस पे रिकवर किए हैं। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि ये के शेप रिकवरी आखिर में क्या होती है, कैसी होती है। के आकार की रिकवरी तब होती है जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्से अलग अलग दौरों या अलग अलग समय पर रिकवर या पुनः प्राप्ति करते हैं। रिकवर करने का मतलब वापस उसी जगह पे आना या वापस ठीक हो जाना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले मैंने बताया जैसा कि कोविड के साथ रिसेशन चल रहा था, उसके बाद कुछ सेक्शन ऊपर गए और कुछ सेक्शन नीचे गए, तो इसको जो हम बोलते हैं कि ये के शेप की रिकवरी है। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि टेक्नोलॉजी और लार्ज कैपिटल फर्म्स जो है वो तो ऊपर की डायरेक्शन में ग्रो की है। ठीक है, दूसरी जो स्मॉल बिजनेस है या फिर पुअर ब्लू कॉलर जॉब्स वगैरह है वो नीचे की डायरेक्शन में ग्रो की है, या फिर उनमें उनकी ग्रोथ जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये तो हुआ के शेप रिकवरी के बारे में। यहाँ पे आप इस ट्रेंड को देख सकते हैं, ये एक ग्राफ है। बिफोर कोविड हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, मतलब ग्रोथ जो है स्टैग्नेंट है, सेम फेज पे चल रही है। उसके बाद जब इकोनॉमिक रिसेशन आया कोविड के बाद में, ठीक है, कोविड के टाइम में या जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो ये लॉकडाउन वाला टाइम है। ठीक है, जिसकी वजह से ये रिसेशन की तरफ आए हम लोग, और उसके बाद जो रिकवरी है कुछ सेक्शन की ऊपर की तरफ है और कुछ सेक्शन की नीचे की तरफ है। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे कि जो ये नीचे वाली रिकवरी है वो ट्रेवल की, एंटरटेनमेंट की, फूड सर्विसेज की, एमएसएमएस की, और ऊपर हम देखें तो टेक्नोलॉजी, रिटेल, सॉफ्टवेयर सर्विसेज वगैरह जो है, जो बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने काफी अच्छा किया है। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे आपको पता होगा एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आया था हमारे, वो था वर्क फ्रॉम होम, घर बैठ के काम कीजिए। तो ऐसे में जो ये कंपनीज जो टेक्नोलॉजी वगैरह की है या सॉफ्टवेयर की सर्विस देते हैं, आउटसोर्सिंग की सर्विस देते हैं, वो घर बैठ के भी अपना काम कर रहे थे। तो ये सेक्टर जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, और जो एमएसएमईज वगैरह है, होटल्स वगैरह का बिजनेस है, वो ठप हो गया था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोगों का आना जाना बंद था। ठीक है, तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा कमी नजर आई और ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ता हुआ नजर आया। ठीक है, ये तो इकोनॉमिस्ट का कहना था काफी टाइम तक। ठीक है, अब एसबीआई बोल रहा है कि ऐसा है नहीं। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा वो क्यों बोल रहा है। तो हम लोग बात करेंगे एसबीआई की फाइंडिंग्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एसबीआई ने बहुत सारी चीजों को देखा है, जैसे आपकी इनकम है, आपकी बचत क्या है, आपके कंजम्पशंस क्या है, उपभोग क्या है, व्यय क्या है, और गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज लगाई है। तो इन सारी चीजों का पढ़ करने के बाद में, इन सारे इंडिकेटर्स की स्टडी करने के बाद में एसबीआई ये रिपोर्ट लेकर के आया है। इसके अंदर एसबीआई ने कुछ ऐसा बोला है कि ये इनकम, सेविंग, कंजम्पशन है, या जो गवर्नमेंट के पॉलिसी मेजर्स हैं, पॉलिसी मेजर्स में आप देख सकते हैं आयुष्मान भारत हो गया, या फिर ये उज्ज्वला योजना हो गई, या फूड सब्सिडी वाली योजना हो गई, जो भी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा की गई है वो पॉलिसी मेजर का हिस्सा है। ठीक है, और उसकी वजह से एसबीआई का कहना है कि इकोनॉमी में सुधार आया है। लेकिन हम लोग देख क्या रहे हैं, हम लोग पुराने इंडिकेटर्स देख रहे हैं। पुराने इंडिकेटर्स का मतलब है, इनका मतलब है यहाँ पे कि हम लोग देख रहे हैं कि टू व्हीलर्स की सेल कितनी हुई है। ठीक है, या फिर हम लोग देखते हैं कि फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स वगैरह के बारे में, किसी के पास कितनी लैंड होल्डिंग्स है, इसके बारे में हम देखते हैं। इन इंडिकेटर्स को अगर आप देखोगे तो उनको लगेगा कि इकोनॉमी में सुधार नहीं आया है। ठीक है, तो एसबीआई का कहना है कि हमारे इंडिकेटर्स गलत है, उसकी वजह से ये चीज हमें देखने को मिली है। तो हम लोग धीरे धीरे देखते हैं कि एसबीआई का हर इंडिकेटर के बारे में क्या क्या कहना है। ठीक है, एसबीआई बोल रही है कि हम लोग एज ओल्ड, मतलब पुराने इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं कर रही है, भारत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, वो पुराने क्या है कि दुपहिया वाहनों में जो बिक्री हुई है उसमें कमी आई है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है एसबीआई के द्वारा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोविड के टाइम में लोगों ने दुपहिया वाहन नहीं खरीदे, उसकी जगह हेल्थ पे खर्चा किया है, या फिर कुछ अच्छा खाने पे खर्चा किया है। ये भी हो सकता है कि रियल एस्टेट वगैरह में इन्वेस्ट किया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर खाली दुपहिया वाहनों की अगर बिक्री में कमी आ गई है कोविड के टाइम पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है लोगों की इनकम कम हुई है। ठीक है, इसके अलावा भी फिर धीरे धीरे ये प्रस्थापन जो इफेक्ट की बात करते हैं, प्रस्थापन इफेक्ट या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनका कहना है कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि दुपहिया वाहन की जगह हमने कहीं और पैसा लगाया है। ठीक है, और उससे हमको अच्छे रिटर्न्स भी मिले हो। शायद हो सकता है कि आपने हेल्थ में पैसा लगाया है, जिसकी वजह से, हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा लगाया है, जिसकी वजह से आपको आगे हेल्थ में खर्च ना करना पड़े। तो
ऐसी जो इफेक्ट होते हैं कि हम एक जगह पैसा ना लगा करके कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे को हम लोग प्रस्थापन इफेक्ट कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब कि दुपहिया वाहनों की बिक्री से निकल करके लोग किसी और तरफ जा रहे हैं, उसको प्रस्थापन इफेक्ट कहा जा रहा है। ठीक है, तो एसबीआई बोल रही है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे प्रस्थापन इफेक्ट काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम कर रहा है, और जो इंडिकेटर्स आप यूज कर रहे हैं उससे लोगों का विस्थापन हो गया, लोग अब दूसरी जगह पे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। तो एक तो ये फैक्टर था। दूसरा, बढ़ती खर्च योग्य आय, जो आपके पास खर्चा करने के लिए जो पैसा है वो बढ़ रहा है। वो कब होगा? जब आपकी इनकम बढ़ेगी। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तभी तो आपके हाथ में पैसा आएगा, और जब आपके हाथ में पैसा आएगा तभी आप खर्च कर पाएंगे। तो व्यय करने के लिए आपके पास इनकम ज्यादा होनी चाहिए। अब एसबीआई ऐसा किस बेसिस पे कह रही है? एसबीआई ऐसा कह रही है कि हम अगर छोटे शहरों की बात करें तो वहां पे जोमेटो जैसे ऐप का चलन अब बढ़ रहा है, धीरे धीरे लोग यहां से खाना मंगवा रहे हैं। तो इनका कहना है कि लोग अब ऐसी लेजर एक्टिविटीज पे भी पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, घर पे बैठे बैठे खाना मंगवा के खाना एक काइंड ऑफ लग्जरी है, और वो लग्जरी जो है लोग अवेल कर पा रहे हैं क्योंकि लोगों की इनकम में बढ़ोतरी हुई है। अब लोगों की इनकम में अगर बढ़ोतरी हुई है तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि असमानता बढ़ रही है? ये होगा ना, अगर इनकम बढ़ रही है, अगर मिडिल क्लास की इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने ऊपर के ब्रैकेट में जा रहा है, और जब वो ऊपर के ब्रैकेट में जा रहा है तो असमानता में कमी आ रही है। जैसे मान लीजिए कि एक ऊपर का तबका है जो मान लीजिए यहां पे इतना पैसा कमा रहा है, ठीक है, और एक लोअर क्लास आदमी है जो पहले 100 रुपए कमा रहा था, ठीक है, और ये मान लीजिए ये अपर क्लास जो व्यक्ति है ये 1000 रुपए कमा रहा है। अब इसने 100 से ये 500 रुपए कमाने लगा, तो आप ये कहेंगे ना कि असमानता में तो कमी आ रही है, क्योंकि अब वो पहले जो गैप था वो 900 रुपए का था, अब वो गैप 500 रुपए का है। तो यहाँ पे एसबीआई भी यही बोल रहा है कि इनकम बढ़ रही है इसलिए व्यय भी बढ़ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि असमानता में कमी आई है। इसके अलावा बढ़ती महिला श्रम शक्ति। पहले महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कम होता था, अब ज्यादा हो रहा है, और इवन वर्क फ्रॉम होम से और ज्यादा हो गया, घर पे बैठ के वो काम कर पा रही हैं। तो इससे एक फैक्टर और है कि जब महिलाओं की लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है तो हाउस होल्ड की इनकम बढ़ रही है, आपको घर पे पैसा आ रहा है। पहले अगर एक पुरुष व्यक्ति जो है वो पैसा कमाने बाहर जा रहा था, अब महिला भी कमा रही है, तो आपके पास इनकम जो है वो दुगनी हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एसबीआई ने बात की है कि ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी इनकम बढ़ रही है। इसके अलावा बिजनेस में ग्रोथ, जब हम बात करते हैं एमएसएमई की, तो एमएसएमई बहुत सारे ऐसे हैं जो माइक्रो यूनिट से बढ़कर के स्मॉल यूनिट बने हैं, या फिर जो स्मॉल थे वो मीडियम बने हैं, मीडियम वाले लार्ज बने हैं। तो ऐसा तभी हो सकता है कि जब उनके इनकम में वृद्धि हुई हो, उनकी इनकम इंक्रीज हुई होगी, तभी वो स्मॉल से मीडियम बन पाए होंगे, मीडियम से लार्ज बन पाए होंगे। तो इनका यहाँ पे कहना है कि पीएलआई जैसी जो स्कीम्स हैं, जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देते हैं हम लोग, उस स्कीम के बेसिस पे, उसकी पहल के साथ एमएसएमई इकाइयां बड़ी हो रही है और बड़ी मूल्य श्रृंखलाओं में, मतलब वैल्यू चेन में अच्छा रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये एसबीआई की रिपोर्ट में कहा जा रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि असमानता धीरे धीरे कम हो रही है और इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके अलावा और भी एक चीज यहाँ पे बात की जा रही है टैक्स रिटर्न्स के बारे में। एसबीआई का कहना है कि धीरे धीरे जो लोग टैक्स फाइल करते हैं, जो लोअर ब्रैकेट में लोग टैक्स फाइल करते हैं, वो अब घट करके जो मिडिल ब्रैकेट में लोग ज्यादा टैक्स फाइल कर रहे हैं। तो मतलब कि लोगों की इनकम बढ़ी, इसलिए लोग लोअर टैक्स स्लैब से अपर टैक्स स्लैब में आ गए, और अपर वाले में आ गए तो उसमें अब टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले 5 लाख से कम इनकम थी उनकी, ठीक है, तो वो टैक्स रिटर्न फाइल कर, मतलब उस ब्रैकेट में टैक्स रिटर्न फाइल करते थे। लेकिन अब ये नंबर जो है 5 लाख से 10 लाख वाला जो ब्रैकेट है, उसके अंदर इनकी संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, इस ब्रैकेट की संख्या कम हो रही है, लोगों की संख्या जो इस ब्रैकेट में टैक्स फाइल करते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वो कम हो रही है, और 5 लाख से 10 लाख वाली बढ़ रही है। मतलब इनकम बढ़ी, इसलिए आप जो है आप ऊंचले ब्रैकेट में आकर के टैक्स फाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न्स यहाँ पे आप देखेंगे वित्त वर्ष 2014 में सबसे कम आय वाले व्यक्तिगत कर रिटर्न दाखिल करने में 36% प्रतिशत ने सबसे कम आय समूह में को छोड़ दिया है। 36% लोग जो है वो सबसे कम आय, लोअर ब्रैकेट जो था इनकम का, उसको छोड़ करके उछले ब्रैकेट में चले गए हैं। ठीक है, और उन्होंने अपवर्ड शिफ्ट देखी है, मतलब कि 36% लोग जो टैक्स दे रहे थे निचले ब्रैकेट में, वो अब निचले ब्रैकेट से निकल करके ऊपर के ब्रैकेट में जाके टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, पहले वो 5 लाख से कम वाले में थे या 5 लाख वाले ब्रैकेट में थे टैक्स देने में, अब वो ऊपर वाले ब्रैकेट में आके टैक्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब उनकी इनकम कहीं ना कहीं बढ़ी होगी।
ठीक है। दूसरा, व्यक्ति की औसत आय में वृद्धि, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, वहां पे कुछ आंकड़े हैं, उसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि औसत आय में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं गिनी कोफिशिएंट की, तो यहां पे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 से लेकर के, फाइनेंशियल ईयर 2014 से लेकर के 2022 तक में गिनी कोफिशिएंट जो है 0.472 से कम होकर के 0.402 की तरफ आया है। मतलब ये गिनी कोफिशिएंट कम होने का मतलब है कि आपकी असमानता जो है वो कम हो रही है। ठीक है। यहां पे देखेंगे किसी अर्थव्यवस्था में आय का वितरण लॉरेंज कर्व के द्वारा किया जाता है, और उसी लॉरेंज कर्व के बेसिस पे हम लोग एक कोफिशिएंट निकालते हैं, जिसको हम लोग गिनी गुणांक कहते हैं या गिनी कोफिशिएंट कहते हैं, जो बात करता है कि आय में कितनी असमानता है, आय की असमानता की डिग्री क्या है। ठीक है। तो ये जो है गिनी कोफिशिएंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे गिनी कोफिशिएंट ऐसे नीचे जाता हुआ नजर आया है। जब गिनी कोफिशिएंट नीचे जाता है तो हम ये कहते हैं कि असमानता में कमी आ रही है, आर्थिक असमानता में कमी आ रही है। तो ये भी एक डेटा है जो एसबीआई की रिपोर्ट ने सामने रखा है कि पहले गिनी कोफिशिएंट 0.472 था, जो कि कम होकर के 0.402 हो गया है। ठीक है। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक असमानता में कमी आई है। तो जब हम बात करते हैं कि लॉरेंज कर्व क्या होता है और गिनी गुणांक क्या होता है, तो आप यहां देखेंगे, ये आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। जो ये कर्व है, ये कर्व बेसिकली आपका लॉरेंज कर्व है। और लॉरेंज कर्व आप कैसे निकालते हैं, एक साइड पे आपकी परसेंटेज इनकम होती है और दूसरी साइड पे जो है आपका, आप ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड होते हैं। मतलब कि कितने प्रतिशत पुअर हैं, कितने प्रतिशत लोग मिडिल इनकम में है, रिच है। तो ये दोनों साइड में रख के हमको ये जो कर्व मिलता है, वो कर्व जो है बेसिकली बात करता है कि आय के ट्रेंड क्या है, इनकम का ट्रेंड क्या है। ठीक है। और जब हम इससे इस पर्टिकुलर एरिया, और जो ये लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी है, मतलब ये समानता की लाइन है। आप ये कह सकते हैं कि जब गिनी कोफिशिएंट आपका 0 होगा, जब आपका गिनी कोफिशिएंट 0 होगा तो आप पूरी तरीके से समान है। ठीक है। और जब गिनी कोफिशिएंट आपका 1 होगा तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी आर्थिक जो आप इकोनॉमी है उसके अंदर पूरी तरीके से असमानता है। ठीक है। तो यहां पे जब इन दोनों के बीच का जो ये आप कह सकते हैं ये एरिया है, इस एरिया को हम लोग पूरे इस कर्व के एरिया से डिवाइड करते हैं तो गिनी कोफिशिएंट मिलता है। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, आपको बस इतना ध्यान रखना होता है कि लॉरेंज कर्व से हम लोग गिनी कोफिशिएंट निकालते हैं, और गिनी कोफिशिएंट भारत में आर्थिक असमानता की डिग्री को दिखाता है, आपकी आय में कितनी असमानता है वो दिखाता है। दूसरी चीज, यहाँ पे जब हम गिनी गुणांक की बात करते हैं तो जब ये 0 होता है तो हम बात करते हैं कि ये पूर्ण तरीके से समान है, कि मतलब ये एरिया जब 0 हो जाएगा, मतलब ये कर्व धीरे धीरे यहां पहुंच करके जब इस लाइन के बराबर आ जाएगा तो इसके अंदर एरिया 0 हो जाएगा। एरिया 0 होने का मतलब है कि आप पूरी तरीके से समान है। ठीक है। और अगर ये बढ़ करके 1 हो जाता है, गिनी कोफिशिएंट जो है बढ़ करके 1 हो जाता है, मतलब कि सारी की सारी संख्या, ये पूरा का पूरा एरिया जो है अगर इस कर्व के अंदर में आ जाता है तो हम कहते हैं कि हम लोग काफी असमान है या पूर्ण रूप से असमान है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक इंसान है जो पूरा का पूरा इनकम लेकर के बैठा हुआ है। और जब हम बात करते हैं कि हम लोग पूरी तरीके से समान है, इसका मतलब सारी इनकम जो है सबके अंदर बराबर बांटी हुई है। ठीक है। तो शून्य के गिनी गुणांक का अर्थ है कि सभी की आय समान है, जबकि 1 के गुणांक का अर्थ यह है कि एक ही व्यक्ति को सभी आय प्राप्त हो रही है। ठीक है। तो ये है आपका गिनी कोफिशिएंट और लॉरेंज कर्व। सिंपल तौर पे आप इतना याद रखिए कि लॉरेंज कर्व जो है वो आपके इकोनॉमी में, आपकी आर्थिक व्यवस्था के अंदर सिर्फ ये दिखाता है कि आय का ट्रेंड क्या है। ठीक है। वो आपके टैक्स और इनकम के बीच का जो कर्व होता है वो होता है। दूसरा, जब हम बात करते हैं गिनी कोफिशिएंट की, तो गिनी कोफिशिएंट बताता है कि अगर असमानता है तो कितनी है। ठीक है। तो वो एक रिलेटिव टर्म है, और जो लॉरेंज कर्व है वो सिर्फ आपको बताएगा कि ट्रेंड कैसा है। ठीक है। तो ये आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं यहां से। इसके अलावा कुछ कमियां हैं इस रिपोर्ट की। वो कमियां क्या है, इस रिपोर्ट में बात की गई है मोस्टली इनकम की एक, और दूसरी इस इनकम से जुड़े हुए टैक्स की। और इस टैक्स के डेटा के बेसिस पे जो है एसबीआई की रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट कह रही है कि आपके अंदर असमानता की कमी आ रही है। अब बात यह है कि जब हम भारत की बात करते हैं तो बहुत ही कम तबका है पॉपुलेशन का जो ये टैक्स भरता है। मतलब मान लीजिए अगर भारत की जनसंख्या 100 करोड़ है तो टैक्स भरने वाली जो जनसंख्या है वो लगभग 1 से 2% ही है, मतलब 1 करोड़ के आसपास है, और उसका भी बहुत कम हिस्सा है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं।
तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ ये 1% को लेकर के आप पूरे 100 करोड़ के बारे में नहीं बात कर सकते। ठीक है, तो एक ये है कि आपने जो सैंपल साइज लिया है, जिस सैंपल की आप बात कर रहे हैं, जिस तबके की बात कर रहे हैं, वो पूरे भारत को नहीं दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि मुख्यतः जनसंख्या हमारी काफी गरीब है। और वो कहां से पता चलता है, जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, फूड सब्सिडी की बात करते हैं, तो हमारी जो प्रधानमंत्री अन्न योजना चल रही थी, गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको हमने और एक्सटेंड किया है। और जब हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों को अभी भी हमें भूख से बचाना है, पॉवर्टी से बचाना है। इसका मतलब है कि जो ये 80 करोड़ लोग जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, वो बेसिकली काफी गरीब है। उनकी इनकम के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो टैक्स नहीं भर पाएंगे। और यहाँ पे जो बात की हुई है वो सिर्फ टैक्स डेटा के बारे में बात की हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि पूरी इकोनॉमी में जो है असमानता कम हुई है। तो एक तो ये चीज है। तो आपने जैसे कि बताया कि फूड सब्सिडी जो है वो एक्सटेंड की गई है। दूसरा, ये जिस डेटा पे बेस्ड है वो डेटा थोड़ा फ्लॉड हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ टैक्स के डेटा पे बेस्ड है, और जो कि बहुत ही कम प्रतिशत है अपने आप में। ठीक है, तो ये कुछ कमियां हैं इस रिपोर्ट की, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट को वापस रिव्यू करने की जरूरत है। यहाँ पे आप देखेंगे इसके निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं संक्षेप में, एसबीआई रिपोर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चिंताएं हैं जो अधिक व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता पर बल देती है कि आपको थोड़ा और ध्यान से विश्लेषण करना होगा, आकलन करना होगा। हमें महामारी के बाद भारत की आर्थिक सुधार और असमानता की वास्तविक प्रकृति का आकलन करने के लिए संकेतकों और कारकों के व्यापक सेट पर विचार करना चाहिए कि जो इंडिकेटर्स हम यूज कर रहे हैं, जो कुछ बेसिस है हमारा ये कहने का कि हमारी आर्थिक असमानता कम हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए जो इंडिकेटर्स या जो फैक्टर्स यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें विचार करने की जरूरत है कि हम कौन से ऐसे फैक्टर्स यूज करें जिससे हम सही आकलन कर पाए उन चीजों का। ठीक है, तो फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही रखेंगे। मैं फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू।